देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी। आपसे मुखातब हूँ बरतानिया के दारुल हुकूमत लंदन से। आज मेरे गोरखधंधा में मेरा साथ देंगे पाकिस्तान के एक आला अखलाक के मालिक, सीनियर सियासतदान, साबिक बैंकर और साबिक आर्मी चीफ और सदर पाकिस्तान के साहबजादे इजाज़ुल हक साहब, जो मुस्लिम लीग ज़िया के सरबराह भी हैं, वफाकी वज़ीर भी रहे, और आज इनसे माजी, हाल और इवन मुस्तकबिल के बारे में अच्छी, सच्ची और खरी चंद बातें करेंगे। इजाज़ साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने वक्त दिया। आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठाक। किस नीयत से बरतानिया आना हुआ? बिल्कुल एक निजी दौरा था। मेरा बेटा यहाँ पे जॉब करता है। उनको ये कोविड के दौरान मिलना नहीं हुआ था, बहुत कम मिलना हुआ था, तो इसलिए प्रोग्राम बनाया कि जाकर उनसे मिलेंगे। और अभी आखिरी एक हफ्ते में तो पाकिस्तानी कम्युनिटी को मैनचेस्टर में, इलफोर्ड में, इनसे भी थोड़ा सा रब्ता हुआ था, तो उनसे भी मुलाकात हुई है। किसी दौर में आप भी सालों साल बरतानिया में रहे और पता चला कि आप यहाँ बैंक की मुलाजमत करते थे। मैंने जब बैंक ज्वाइन किया तो सबसे पहला मेरा जॉब लंदन में था, ठीक, बैंक ऑफ अमेरिका के साथ। तो तकरीबन 2 साल यहाँ रहा हूँ, 1 साल रहा हूँ आयरलैंड में, ठीक, डबलिन में, वो भी ब्रांच ट्रेनिंग के लिए। और उसके बाद तकरीबन 10 साल मैं बैंक के साथ रहा बहरीन में। तो ये मेरा पूरा करियर जो था ये 13 साल पे मुहित था सियासत में आने से पहले। तो बरतानिया में रहे, बैंक ऑफ अमेरिका में नौकरी की, तो अमेरिका और बरतानिया की नेशनैलिटी नहीं ली कभी? नहीं, वह तो बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। जब मैं पढ़ने के लिए गया था 1972 में अमेरिका, तो उस वक्त तो वैसे ही खड़े खड़े पकड़ाते थे, कोई इतनी इन्वेस्टमेंट भी नहीं ज़रूरत होती थी, लेकिन कभी सोचा ही नहीं इस तरह। आप मेरे सामने बतौर सियासतदान बैठे हैं, जबकि आपको तो वर्दी में होना चाहिए था। वर्दी में होना चाहिए था, अपॉर्चुनिटी थी, अप्लाई भी किया था। तो जितने अभी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रिटायर हुए हैं, सबसे मैं सीनियर होता। ठीक। तो उस वक्त चॉइस आ गई कि अमेरिका में दाखिला हो गया था और ISSB के लिए जाना था। तो क्योंकि नौजवान थे उस वक्त, तो शौक़ था कि बाकी मुल्कों को देखा जाए। क्योंकि एक मेरा 1971 में तकरीबन, जब मैं 8वीं 9वीं क्लास में था, लंदन का भी चक्कर लगा था वैसे प्राइवेटली आने के लिए। तो फिर मैंने चूज़ किया कि चलो थोड़ी आवारागर्दी हो जाएगी, थोड़ी पढ़ाई हो जाएगी। फौज में जाना चाहते थे लेकिन ऐसा ना हो सका? ऐसा नहीं हो सका। फ़ौज में जाना चाहते थे, कुछ दोस्त गए जिन्होंने हमने इकट्ठे अप्लाई किया था, लेकिन दुख है इस बात पे? नहीं, दुख बिल्कुल नहीं है। मैं समझता हूँ कि जो कुछ ज़िंदगी में सीखा, बाहर पढ़कर, बाहर रहकर, वो एक कहते हैं ना, गोइंग थ्रू द मिल, एक मेहनत अपने पैरों पे खड़े होने के लिए। पढ़ाई के लिए भी जब गए तो इतने पैसे नहीं थे कि जिस तरह आजकल के बच्चे पढ़ते हैं। वालिद साहब कितने असासे छोड़ के गए? वालिद साहब छोड़ कर गए थे तकरीबन 2,35,000 रुपये। पेंशन नहीं मिलती थी? पेंशन मेरी वालदा जब तक जिंदा थी उनको मिलती थी। आप 2 भाई हैं और दूसरे भाई भी बरतानिया में मुकीम है? नहीं, दूसरा भाई मेरा लाहौर में रहता है और 3 दफ़ा मेंबर पार्लियामेंट का बन चुका है। ठीक। अब ज़रा सियासत से थोड़ी किनारा कशी कर ली है उसने। क्या वजह बनी कि आप मुस्लिम लीग जमात बना ली और सियासत में भी आए? देखिए, मुस्लिम लीग तो नहीं बनाई थी शुरू में, तो ये सब हमारे पीछे पड़े हुए थे कि मुस्लिम लीग को लीड करें। नवाज शरीफ साहब, एक ही मुस्लिम लीग थी उस वक्त। ठीक। ये नून और जे और ये सारी बाद में आई थी। तो उस मुस्लिम लीग में मैं हमने ये मतलब एज ए फैमिली, मेरी वालदा उस वक्त हयात थी। मेरे वालिद के एक्सीडेंट के बाद, उस क्रैश के बाद, उनकी शहादत के बाद के बहुत कहा इन्होंने, क्योंकि हमारा कोई एक्सपीरियंस नहीं था, कमिटमेंट नहीं थी, सारी उम्र। नवाज शरीफ साहब ने कहा था लीड करें मेरी जमात को। नवाज शरीफ साहब की कोई जमात नहीं थी उस वक्त। जब वो वाइस प्रेसिडेंट थे पंजाब के, मैं उसी मुस्लिम लीग का चीफ ऑर्गेनाइज़र था। उनसे सीनियर? मैं उनसे सीनियर था। नवाज शरीफ साहब, शरीफ फैमिली, आपके वालिद साहब के हाथों के लगाए हुए पौधे हैं, ये अच्छा फल दे रहे हैं आज? देखिए, अब तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन उस वक्त एक ताल्लुक़ अच्छा था
लेकिन सियासत में आपको पता है ना कि एक दूसरे पर इतना इतमाद नहीं करते, कुछ थोड़ा जेलसी हो जाती है, थोड़ा खौफ आ जाता है, क्योंकि एक बड़ा नाम था जन साहब का। जब वो शहीद हुए बहुत बड़ा जनाजा था, लोग हम इकट्ठे जाते थे जलसों में, लोग मुझे ज़्यादा मोहब्बत से सुनते थे और मर्द मोमन मर्द हक के नारे, तो उससे ज़रा थोड़ा थोड़ा लोग जाके समझाते थे कि ज़रा इन्होंने थोड़ा पीछे करो। मुंह बोले भाई हैं आपके नवाज शरीफ साहब, ये दुरुस्त है? कह सकते हैं आप, मैं कह सकता हूँ या लोग भी ऐसा कहते हैं? लोग भी कहते हैं, क्योंकि वो जनरल साहब ने उनको अपनी उम्र लगाई थी, तो ये कोई छोटी बात नहीं थी। तो जनरल जलानी साहब को छोड़ के अगर हम बात करें कि नवाज शरीफ साहब को सियासत में लाने वाले आपके वालिद? देखिए, जनरल जलानी उस वक्त गवर्नर थे और जनरल ज़िया उस वक्त सदर थे, चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर थे, तो लाने वाले तो वही थे ना, सिफारिश करने वाला कोई भी हो सकता है। तो नून और जेड में कोई बड़ा तजाद नहीं है, करीब करीब हैं। कभी ऑफर की नवाज शरीफ साहब ने मेरे साथ ही आ जाए? ऐसे तो ऑफ़र नहीं की, लेकिन 2002 में हमने जब अपनी जमात बनाई थी उस वक्त किंग्स पार्टी के साथ इख्तलाफ हो गया था। परवेज़ मुशर्रफ ने कुछ कमिटमेंट्स की थी मेरे साथ जो पूरी नहीं की थी, तो फिर मैं अलग होकर अपनी जमात बना ली। कि 1999 के बाद कुछ दूरियां हमारी पैदा हो गई थी। ठीक। जब नवाज शरीफ साहब खामोशी से जमात को किसी और के हवाले करके, किसी को सदर बना के, ये नहीं देखा कि पार्टी में सीनियर कौन है, कमिटमेंट किसकी है, कौन मेरे साथ रहा है, कौन जेलों में गया है, तो उन्हें उठाकर तो पार्टी की बंदरबांद कर दी, किसी को कोई बना दिया, किसी को कोई बना दिया, तो फिर हम अलग हो गए इनसे। शरीफ फैमिली के ऊपर आप एतबार कर सकते हैं? देखिए, बड़ा साथ दिया उनका। 1997 में पहली दफ़ा उनका असल रूप देखा मैंने, किस शक्ल में? जब काबीना बन रही थी और हम 4 मरतबा जेल काट कर आए थे, तो हमें उन्होंने कहा कि हम पहली तुम्हें उसमें कैबिनेट में नहीं ले सकता, दूसरी में लूँगा। तो उस दिन से हमारी इख्तलाफ पैदा हो गया था। ठीक, तो एक साबिक सदर पाकिस्तान और साबिक आर्मी चीफ का बेटा भी जेल काट सकता है? और 4 मरतबा जेल क्यों? ये पॉलिटिकली क्यों का क्यों। ठीक। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत थी, हम लोग एजिटेट कर रहे थे, हम लोग पहिए जाम कर रहे थे, हम लोग जलसे जुलूस कर रहे थे, तो 4 मरतबा मुझे गिरफ्तार किया। पीपल्स पार्टी ने आपसे बदला लिया, आपको जेल में डाल? नहीं, ऐसा नहीं था। मैंने अक्सर सोचा, गौर व फिक्र किया, हिस्ट्री से मुझे लगाव है, मुझे समझ नहीं आ रही थी कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये नारा किसकी इजाद है? ये नारा तो मुसलमानों की इजाद है जो पाकिस्तान के लिए जद्दोजहद कर रहे थे। यही नारा लगा था जब कायद-ए-आज़म लीड कर रहे थे मुस्लिम लीग को, और पाकिस्तान बन रहा था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये कायद-ए-आज़म के दौर में भी था? उस दौर में ही लगा ये, जब पाकिस्तान बन रहा था। बतौर सदर पाकिस्तान ज़िया उल हक साहब ने, आपके वालिद मरहूम ने लोगों को रोज़े रखने शुरू करवाए, दीन की तरफ राग़िब किया। कश्मीर की मैं मिसाल दूं तो उनके दौर के अंदर रमज़ान एक्ट एक बना, वरना लोग दिन को भी खाते थे। तो इस्लाम की तरवीज की, जहाद फी सबिलिल्लाह की तरफ के, फ़ख्र करते हैं इन बातों पे? मेरा ख्याल है कि इससे ज़्यादा एक तो जो लोगों ने मोहब्बत दी उनको, 11 साल कोई छोटा अरसा नहीं होता। वो स्याह और सफ़ेद के मालिक रहे। फिर आपने ख़ुद मुझसे पूछा क्या सासे छोड़ कर गए, तो मैंने कहा 2,45,000 रुपये थे उनके अकाउंट में, उसके अलावा कुछ सासे नहीं थे। फ़ौज से भी जो ज़मीन मिली उनकी शहादत के बाद, वो भी हमने वापस कर दी। क्यों? वो भी नहीं रखी। क्यों? बस ज़रूरत नहीं समझा, या मतलब उसको हमने पोजेशन नहीं ली उसकी, हम बिज़ी थे सियासत के अंदर। तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता था कि मर्द मोमन मर्द हक ज़िया उल हक के नाम से शहीद जहाद अफ़गानिस्तान, शहीद इस्लाम, ये लक़ब किसी को देना अवाम की तरफ से, अफ़गानिस्तान के मुजाहिदीन की तरफ से, इससे ज़्यादा हमें क्या एहसास हो सकता है? बिल्कुल। अपनी जमात है, अकेले उसके वज़ीर मेंबर नेशनल असम्बली बनते रहे, ये फली फूली क्यों ना? हमारे 3 मेंबर पंजाब असम्बली में भी थे, 13 से 18 तक। मैं कौमी असम्बली में था। फली फूली इसलिए नहीं कि जो हमारा ज़ोर था सारा 1988 से लेकर 1999 तक,
वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो बाद में नवाज बन गई थी उस पर सर्फ किया हमने। उस पर सर्फ किया। इमरान खान साहब का साथ ही क्यों दिया? इमरान खान साहब जो भी अंडरडॉग हो, जो मुश्किल में हो। 1997 में मैं और नवाज शरीफ इत्तेमाद इतना नहीं रहा था। मुझे बाद में कहते रहे 10, 12, 15 दफ़ा काबीना में आ जाओ, तो मैंने कहा इत्तेमाद बहाल करें। लेकिन जब मुश्किल में आए तो उनको मैंने समझाने की कोशिश की, जब उनके और परवेज़ मुशर्रफ के इख्तिलाफ़ात पैदा हो गए। इसी तरह इमरान खान को भी मैं 3.5 साल नहीं मिला था जब वो वज़ीर आज़म थे। ठीक। हालांकि इलेक्शन हमने इकट्ठे लड़ा था, उन्होंने अपने MPs उठा लिए थे, उनका जो MNA था उसको हमने डिस्क्वालीफाई करवा दिया था। तो मैं नहीं मिला उनको क्योंकि मैंने ज़रूरी नहीं समझा, उन्होंने बुलाया नहीं, मैंने टाइम मांगा नहीं। तो 3 साल वो जब 5 मार्च को जब मुझे पता लगा कि अब इनको निकालने लगे हैं और ये जा रहे हैं, और जब मुझे पता लगा कि इनकी जगह कौन आ रहा है, पता तो मुझे तकरीबन दिसंबर से था ठीक कि ये चले जाएंगे, लेकिन मैं खामोश रहा। जब पता लगा कि रिप्लेसमेंट कौन सी है तो फिर इनको जाके समझाने की कोशिश की कि कोई पैचअप हो जाए। इमरान खान साहब की वो एक कौन सी गलती थी जिसकी वजह से इक़्तिदार से बाहर निकले? कोई गलती नहीं थी, गलत फहमियाँ थी। और हमेशा गलत फहमियाँ पैदा होती हैं। इक़्तिदार में रहते हुए कानों के कच्चे हो जाते हैं लोग, बड़े ओहदों पे रहते हुए कानों के कच्चे हो जाते हैं। दोनों तरफ गलत फहमियाँ पैदा की जाती हैं। ठीक। तो फिर काम ख़राब हो। 3 साल खान साहब वज़ीर-ए-आज़म रहे और आप उनसे ना मिले, लेकिन जब मुश्किल में आए तो गुज़श्ता हफ्ते भी आप उनकी गाड़ी खुद ड्राइव करके लेके गए उनको। डरते नहीं हैं? नहीं, डरने की इसमें कोई बात नहीं है। मैं देखिए, हम उस स्टेज पर आ गए हैं कि 6 मरतबा मेंबर रह गए कौमी असम्बली के, वज़ीर रह गए, ठीक है ना। अब मुझे कोई वो नहीं है, वेस्टेड इंटरेस्ट कोई नहीं है। मेरा वेस्टेड इंटरेस्ट एक है सिर्फ पाकिस्तान। उसके लिए जो बेहतर करेगा उसका साथ देंगे, जो उसके लिए अच्छा नहीं करेगा, जो उसके लिए खड़ा नहीं होगा, हम उसका साथ नहीं देंगे। साबका जलंधर हिंदुस्तान से हिजरत की और मौजूदा आर्मी चीफ भी जलंधरी हैं। बड़ी अच्छी बात है अगर वहाँ से हैं तो। बड़े सख्त मजाज लोग होते हैं सुना जलंधर। बड़े हम्बल होते हैं, बड़े आजिज़ी और इनकिसारी होती है, लेकिन फिर जहाँ पे सख्ती करनी पड़ती है वहाँ पे बड़े सख्त है। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दिफा कर रहे होते हैं टीवी चैनल्स पे बैठ के, अगर यही दिफा नून लीग का करना पड़े तो कितना बड़ा तजाद है? देखिए, नून लीग की सियासत जो है ना वो अब पाकिस्तान से बाहर चली गई है। अब वो मतलब एक ऐसा रूटीन समझ लें कि जो शख्स अपने मुल्क में अपने अवाम के साथ ना खड़ा हो, वो क्या अवामी जो अपने केसेस को दिलेरी के साथ अदालत में खड़ा होकर फेस ना कर सके, तो वो फिर क्या लीड करेगा? तो नवाज शरीफ साहब का आपने जिक्र किया, तो ये बता दीजिए, क्या नवाज शरीफ साहब वाकई आपके वालिद साहब को डैडी कहते थे? नहीं, डैडी नहीं कहते थे, जनरल साहब कहते होंगे। किसी और ने मुझसे पूछा था तो मैंने कहा नहीं, वो सिर्फ एक ही शख्स था जो डैडी कहता था, वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो था जो अयूब खान को डैडी कहता था। जमहूरियत पसंद है? मुझे कह रहे आप? मैं तो बहुत जमहूरियत पसंद हूँ, बिल्कुल। लेकिन जमहूरियत का ये मतलब नहीं है कि आप मतलब कि बाकी सारे अपने जो चीज़ें वो भूल जाएं। मैं ये कहता हूँ कि जमहूरियत बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन मरूसियत बड़ी ख़राब चीज़ है। हमारे यहाँ जमहूरियत है ही नहीं। आप पॉलिटिकल पार्टीज़ को देख लें, ये किंगशिप्स बन गई हैं। मतलब बाप के बाद क्राउन प्रिंस आ जाएगा, उसके बाद नहीं तो क्राउन प्रिंसेस आ जाएगी। कभी ये नहीं हुआ कि अपने इक़्तिदार को अगली पार्टी के सीनियर लोगों को उसका इंतकाल करें। ठीक। आप जो 4 मरतबा जेल गए, जमहूरियत की पासदारी के लिए गए ना? लाज़मी बात है, हुकूमत के ख़िलाफ़ गए, जमहूरियत के लिए खड़े हुए, नवाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म बनाने के लिए खड़े हुए। वालिद साहब फ़ज़ा में थे, अल्लाह को प्यारे हो गए, उनको मौका ना मिल सका 11 साल मार्शल लॉ का हिसाब दे सको। आज सामने बैठे हुए लोगों को कह सकते हैं कि कुछ गलतियां हुई थी। गलती क्या हुई? गलती ये हुई कि जो आजकल लोग जिस पे तनकीद करते हैं कि बच्चियों के सरों पे दुपट्टे दे दिए, लोगों को मस्जिदों का रास्ता दिखा दिया। कोई ऐसा पब्लिक प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पे मस्जिद ना हो। पेट्रोल पंपों को NOC नहीं मिलता जब तक के साथ अपने मस्जिद ना बनाएं। अदारों के अंदर जहाँ पे सूट पहनते थे लोग, उनको शलवार कमीज़ पहना दी।
अपना एक कल्चर था, उन्होंने उसको उजागर किया। फिर सबसे बड़ी बात जो थी और जो अल्लाह ताला ने उनसे काम लेना था, वो जहाद अफगानिस्तान का था। ठीक, उसमें अल्लाह ने उनको सुरखरू किया। पाकिस्तान ने अपना बदला लिया रूस से, जो बांग्लादेश। बिल्कुल, ये दुरुस्त है कि ज़ियाउल हक साहब खुद गन पकड़ के लड़े रशिया की वॉर में? गन पकड़ के तो नहीं लड़े, लेकिन अंदर कई मरतबा गए थे। 11 साल मार्शल लॉ लगाए रखा, डिक्टेटर कहा गया आपके वालिद ग्रामी को। आपको कभी नदामत होती है? बिल्कुल नहीं होती। फौजी थे तो फौजी डिक्टेटर ही होगा, फौजी जमहूरी तो नहीं हो सकता इंसान। आज इमरान खान साहब के दरमियान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान पुल का किरदार अदा कर रहे हैं। ये जो बीच में पुल है, ये कभी टूट जाएगा या ये रास्ता पार हो जाएगा? देखिए, ये जितनी कोशिश की, कोई इसको एक्नॉलेज करे ना करे, इमरान खान एक्नॉलेज करे ना करे, मैंने पाकिस्तान के लिए की। मैं ये समझ रहा था कि एक पॉपुलर पार्टी, एक पॉपुलर लीडर, उसको आप अगर अंडरमाइन करने की कोशिश कर रहे हैं तो फिर आप जमहूरियत के साथ मतलब कि भलाई नहीं कर रहे, ज़्यादती कर रहे हैं। तो इस वजह से मैंने सपोर्ट किया। और उसको भी पता है, इमरान खान साहब को भी पता है कि एजाजुल हक का, और इस्टेब्लिशमेंट को भी पता था कि मेरा अपना कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है। बिल्कुल, मैंने उनको नहीं कहा कि भाई मुझे बना दें, इसको हटा दें। मैंने कहा यार कि पाकिस्तान को बचा लें। नवाज शरीफ साहब को जो आपके वालिद साहब ने पॉलिटिक्स में लाया, आपको दो लफ्ज़ों में से एक का इंतखाब करना है, क्या लगता है ये रहमत बने सियासी या जहमत बने? मैं दोनों अल्फाज नहीं कहूँगा। मैं समझता हूँ कि शुरू में तो उन्होंने एक अच्छा किरदार अदा किया, पाकिस्तान को उसकी ज़रूरत थी। यही वजह थी कि हम अलग नहीं हुए मुस्लिम लीग से। अपनी जमात हमने शुरू में ही नहीं बनाई। हालांकि बहुत लोगों ने हमें कहा, नवाज शरीफ साहब खुद मेरी वालिदा के पास गए, लेकिन हमने कहा नहीं कि हमने अपनी नज़रियाती मुखालिफ जमात के ख़िलाफ़ इकट्ठे खड़े होना है, यानी मुतहद होकर खड़े होना है। तो मैं ना कहूँगा कि रहमत बने, ना मैं कहूँगा कि ज़हमत बने। जनरल बाजवा साहब, ये बात दुरुस्त है कि इमरान खान साहब से जाने से कबल एक बार मिलना चाहते थे और फ़ोन पे बात करना चाहते थे? मेरे इल्म में नहीं है। मिलवाने की कोशिश मैंने की थी, मुलाकात हो भी जानी थी, लेकिन ना हो सकी, क्योंकि इनको पहले तो 2 दफ़ा मिल चुके थे, तो उसमें हमारी भी कोशिश थी, लेकिन वो गोली चल पड़ी थी, और गोली के बाद इल्ज़ामात ऐसे लग गए थे कि फिर हालात इख्तिलाफात जो है ज़्यादा। क्या ये दुरुस्त है कि जनरल बाजवा इलेक्शन करवाना चाहते थे? बिल्कुल दुरुस्त है। जरदारी साहब आड़े थे या पूरी PDM? मेरा ख्याल में आड़े कोई भी नहीं था, और इलेक्शंस उन्होंने करवा भी देने थे। वो एक अच्छी लेगेसी छोड़ के जाना चाह रहे थे, लेकिन कुछ गलतफहमियों की बिना पर जो लॉन्ग मार्च 25 मई से कहा गया था डिले कर दें थोड़ा सा, जो 25 और 29 के दरमियान होना था, उसको उस दिन रख लिया गया जिस दिन IMF के साथ मुज़ाकरात थे। तो उस वजह से फिर वो जो फैसला था कि बजट के बाद इलेक्शंस करवा देंगे, वो पोस्टपोन हो। ब्रेक पे जाने से पहले 2 छोटे सवाल पूछूंगा। असेंबलियां तोड़ने का फैसला खान साहब का दुरुस्त है? बिल्कुल दुरुस्त है। ऐसा हो जाएगा? मेरा ख्याल है ऐसा हो जाएगा। जनवरी में इलेक्शन का ऐलान हो सकता है? ऐलान किसी वक्त भी हो सकता है। इलेक्शन होना चाहिए? होना चाहिए, बिल्कुल। नाज़रीन, हम यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के उस पार इजाजुल हक साहब हमारा मज़ीद साथ देंगे। J7 ग्लोबल इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 2 किलोमीटर, मोटरवे M1 और M2 से 500 मीटर के फासले पर, जबकि 0 पॉइंट इस्लामाबाद से 15 मिनट की मुसाफत पर पहला कसीर मंजिला होटल, जहां आपको मिले मुनाफा बख्श सरमायाकारी का बेहतरीन मौका। सिर्फ 25% डाउन पेमेंट और 14 आसान अक़सात पर फुली फर्निश्ड 5 स्टार होटल के मालिक बने। सरमायाकारी और मज़ीद मालूमात हासिल करने के लिए राब्ता करें। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। इजाजुल हक साहब हमारा साथ देंगे। इजाज़ साहब, बरतानिया में मियाँ साहब भी हैं, जो भी सियासतदान सहाफ़ी आते हैं, मिलते जुलते हैं, उनसे सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन मिलते हैं, तरले हो रहे हैं, पाकिस्तान नहीं जा रहे। क्या लगता है आपको बतौर सियासतदान, कब आएंगे पाकिस्तान? वो जब समझेंगे कि उनके लिए राह हमवार हो गई है। शहबाज शरीफ साहब का सबसे बड़ा टास्क तो यही था कि इनके लिए रास्ता हमवार करें। उन्होंने पहले अपना कर लिया, अब वो इनके लिए भी कोशिश कर रहे हैं। मरीम नवाज़ के भी केसेस ख़त्म हो गए, पासपोर्ट भी मिल गया, नवाज शरीफ साहब को डिप्लोमेटिक पासपोर्ट मिल गया, बाहर भी हो आए, फिर बरतानिया वापस भी आ गए। मैं उनकी जगह होता तो पाकिस्तान में बैठा होता। केसेस ख़त्म होंगे तो वो जाएंगे? हाँ, केसेस ख़त्म होंगे तो जाएंगे, या फिर ऐसी अपॉर्चुनिटी देखेंगे। क्या लगता है मियाँ साहब के केसेस क्यों ख़त्म ना हो सके अब तक?
उनके केसेस ख़त्म हो जाएंगे, मतलब मुझे लगता है कि वो भी ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन एक और बात आपको बताऊं, जो मेरी ख्वाहिश नहीं है, लेकिन ये मेरी सिक्स सेंस है या मेरी पॉलिटिकल विजन है, मैं कह रहा हूँ कि ये जितने केसेस इन्होंने रिवर्स किए ना, जो ख़त्म करवाए हैं, ये दोबारा खुल जाएंगे। कब? बहुत जल्दी खुल जाएंगे। जब खान साहब आएंगे, जब इलेक्शंस का ऐलान होगा, साथ साथ ये अकाउंटेबिलिटी का भी प्रोसेस शुरू होगा। नई इस्टेब्लिशमेंट के अंदर नए लोग आर्मी चीफ, जॉइंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के आने से कुछ बर्फ पिघलेगी खान साहब के दरमियान और उनके? लाजिम बात, बहुत पिघलेगी। बाजवा डॉक्ट्रेन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, ऐसे क्यों कहते हैं सहाफ़ी भी, मैं भी और बाकी लोग भी? मुझे कुछ इसका इल्म नहीं है, ना ही ऐसी कोई चीज़ मैंने देखी है कि जिसमें मैं कह सकूं कि ये एक उन्होंने नया वो कोई डॉक्ट्राइन दी है। ठीक। ये ज़रूर है कि ही वॉज अ गुड मिलिट्री डिप्लोमेट ऑल्सो। ठीक। उन्होंने पाकिस्तान में फैटिफ को ख़त्म करने के लिए इमरान खान का दौरा अमेरिका का, उसके साथ साथ उन्होंने सऊदी अरेबिया, यूएई, चाइना में एक अच्छा किरदार अदा किया, पुल का किरदार अदा किया जब पाकिस्तान मुश्किल में था। ठीक। रजीम चेंज हुआ? बिल्कुल। क्यों नहीं मानते? क्यों नहीं मानते? मतलब कोई अंधा भी देख सकता है, तो फिर वो क्यों नहीं मानते? आपके वालिद साहब जब दुनिया से किए, उसको साजिश कहेंगे? उसको साजिश भी कहेंगे और मुदाखलत भी कहेंगे। जो ये साइफर का इस्तेमाल किया जा रहा है ना कि ये साजिश नहीं थी, मुदाखलत थी, ये एक साजिश भी थी और मुदाखलत भी थी। किसकी मुदाखलत थी? इसमें बहुत से किरदार हैं, कोई बैरूनी थे, कोई अंदरूनी थे। अफसोस इस बात का है कि मैं यहाँ बैठ के जो भी बोलता रहूँ, जब 3 कमीशन बने, बंदियाल कमीशन, शुजात कमीशन, जुडिशल कमीशन, किसी की रिपोर्ट सामने नहीं आई। आज तक आपको अपने वालिद का इंसाफ नहीं मिल सका? नहीं मिल सका। यही एक मेरा ख्याल है कि बड़ा दुख है इस बात। जब इंसाफ ना मिले तो शक यकीन में बदलता है। लाज़मी बात है, हमने तो बहुत कुछ कह दिया, आर्टिकल भी लिख दिए हैं, सवाल भी उठा दिए हैं, बुरे भी लगे हैं। बैरूनी 35 मुल्कों में छप गया मेरा इंटरव्यू, लास्ट जो दिया था मैंने। लंदन की इस सर्दी में बैठ के लगता है आपको कि मैं आपके साथ उस इंसिडेंट के ऊपर सवाल जवाब करूं? आप कर सकते हैं, मतलब इसमें कोई आर नहीं है। आर नहीं है। इसी लंदन के अंदर बैठ के एक मिसाल दूंगा कि हाल ही में पाक फ़ौज का एक त्यारा तबाह हुआ, जो 3 दिन के बाद मिला उसका मलबा, और पता चला 6 नौजवान आर्मी ऑफिसर शहीद हो गए। आपके वालिद साहब का जब हादसा पेश आया तो इस लंदन के अंदर से बैठ के BBC के नशरियाती इदारे को 10 मिनट के बाद खबर का पता चल गया था कि वहाँ इंसिडेंट हुआ। कुछ सवाल उठता जहन नहीं, देखिए वो बड़ी एक प्रोमिनेंट था उनका, मतलब ही वॉज रूलिंग द कंट्री फॉर 11 ईयर्स। 29 लोग थे उस त्यारे के अंदर, क्रू को डाल दें तो 30 से ऊपर हो जाते हैं। ठीक। पाकिस्तान की क्रीम थी फौज की, मतलब चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, सरबराह थे, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी। ISI के नहीं थे उस वक्त, हमीद गुल साहब थे। जनरल अख्तर रहमान थे जो चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ, DG आर्मड कोर वगैरह वगैरह सारे। तो इतनी बड़ी क्रीम अफवाज पाकिस्तान की शहीद हुई, और उसकी खबर अगर बाहर ना आए तो आप बताएं कि उस मुल्क के बारे में आप क्या कहेंगे? तो ये खबर मुर्तज़ा भुट्टो ने क्यों कहा था फिर कि मैंने अपने बाप का बदला ले लिया? उसने कहा था, फिर उसके बाद बेनज़ीर ने उसको मना कर दिया कि ये बात मत करो, हालांकि उनको पहले से पता था। सुना है कि केक शेक भी काट दिया था, मतलब उनके लिए तो वो खुशी मना रहे थे ना, मेरे ख्याल में। ठीक। नुमान फारूकी के छोटे भाई मशहूद हसन को आप कभी मिले और जानते हैं? नहीं, मैंने आज तक तहकीक की कि मशहूद हसन कौन था पायलट? मालूम बहुत कुछ है, लेकिन मैं उस पर नहीं कोई इल्ज़ाम लगा। कर्नल कज़ाफ़ी का लीबिया का और पायलट मशहूद हसन का क्या तल्लुक़ था? मुझे इसका इल्म नहीं, नहीं मैंने इस पर कोई तहकीक तो बहुत की है। मुझे मालूम है कि किस तरह से साजिश हुई, जहाज़ को किस तरह से गिराया गया, ये आपको कौन पता है? कहाँ से आया, बहुत सी चीज़ें पता। मैंने कहा मैं लिख दी है, आप गूगल में जाएं, मेरा नाम डालें, आर्टिकल निकल आएंगे। मशहूद हसन लंबा अरसा 2 साल
ट्रेनिंग के लिए बतौर पायलट लीबिया में रहे और वहाँ मुर्तज़ा भुट्टो और अल्ताफ़ अब्बासी ये तीनों एक रूम में रहे। मुझे इसका इल्म नहीं। मशहूद हसन को उस वक्त के एटमी साइंसदान डॉक्टर अब्दुल कदीर अपने पसंदीदा मशहूद हसन पायलट को चाइना भी भेजते थे। बिल्कुल, ये मुझे मालूम है। अगर आपके वालिद साहब को आम खाने का शौक़ ना होता तो शायद वो हादसा पेश ना आता। नहीं, ये बात नहीं है। ये तो एक ट्रेडिशनल फल है जो बंदा नहीं भी खाता। मैं जैसे नहीं खाता हूँ, मुझे तकरीबन 200-300 क्रेट आते हैं हर साल तोहफे में। तो ये तो एक हमारा एक ट्रेडिशन है, उसमें तोहफे दिए जाते हैं। और क्योंकि सिक्योरिटी बड़ी वीक थी, बजाय चेक करने के उनको वैसे ही रख दिया गया जहाज़ में। तो उन आमों के अंदर गैस थी? उन आमों के अंदर गैस नहीं थी, उन आमों के अंदर फास्फोरस था। फास्फोरस वो मवाद था। गैस कॉकपिट में थी। मुल्तान से कौन बावलपुर मुल्तान का तोहफा लेके आया था? अब मुल्तान से कुछ तो GOC ने दिए थे उस वक्त के, कुछ वहाँ के मेयर ने दिए थे। दोनों पे लोग शक व शुबात करते हैं। उन आमों की गुठलियों की केमिकल एनालिसिस की रिपोर्ट सिर्फ मेरे पास है और किसी के पास नहीं। क्या साबित हुआ? उसमें ये साबित हुआ कि एंटीमनी जो थी वो मवाद जो कि सैबोटाज के लिए इस्तेमाल होता है उसके अंदर मौजूद है। ठीक। तो बावलपुर के अंदर जब हादसा पेश आया तो जनरल असलम बेग को छोड़ के वो खुद अपने पायलट के साथ उड़ के गए, बाकी 2 जर्नैल खुद अपने तैयारे उड़ा के लेके गए। सिर्फ असलम बेग साहब थे, उनको कहा भी था कि साथ चलें जैसे बाकी सबको लेकर गए। अमेरिकन एम्बेसडर का तैयारा भी खड़ा था, उसका भी हाथ पकड़ कर चढ़ाया ऊपर, क्योंकि उनको ये वार्न किया हुआ था कि आप ट्रैवल ना करें, आप सफ़र ना करें। एक 12 अगस्त को उन्होंने लाहौर गए थे, तब भी मना किया गया था। ये कहा था कि कुछ अरसे के लिए आप जहाज़ में ना जाएं। अच्छा। इंटीरियर मिनिस्ट्री ने, उनके पास थी कोई इन्फॉर्मेशन। जॉइंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ उस वक्त के जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान क्यों प्रमोशन नहीं होने देते थे अपने जूनियर का? और एक वजह बनी कि फ़ौज के अंदर से कुछ लोगों ने नहीं, ऐसी कोई मुझे नहीं इसका है, ऐसा इल्म नहीं था। क्या ये बात दुरुस्त है कि लोग चाहते थे कि ये 11 साल से आर्मी चीफ हैं, 11 साल से मुल्क के सदर हैं, मैं चीफ क्यों नहीं बना, ये क्यों बन गया, इसकी प्रमोशन क्यों हुई और मैं कब बनूंगा? देखिए, उन्होंने फिर अपने जो सीनियर मोस्ट थे ना, उनके बाद उनको फिर वाइस चीफ बनाया। वाइस चीफ जैसे जनरल सवार रहे, जनरल आरिफ रहे, जनरल असलम बेग थे, ये सारे वाइस चीफ के ओहदों पे रहे। जिस तरह के परवेज़ मुशर्रफ ने भी जनरल यूसुफ को बनाया, असलम याद को बनाया और दीगर लोगों को अपना वाइस चीफ बनाया। अल जुल्फ़िकार की तरफ से तैयारे को अगवा करना और उसके बदले में कैदियों का तबादला करना और कर्नल कज़ाफ़ी का इन्वॉल्व होना किस बात की निशानदेही करता है? दहशतगर्द थी तंजीम, दहशतगर्द तंजीम थी। पाकिस्तान में दहशतगर्दी की इब्तिदा जो है, जो क्लैशनिकोव कल्चर कहा जाता है, जिसको बॉम्बिंग टेररिज्म कहा जाता है, सब अल जुल्फ़िकार ने शुरू की थी। मुर्तज़ा भुट्टो आपके बकौल लगता है आपको कि मशहूद हसन और वो दानू जो थे वो दोस्त थे और उसमें वो शामिल हैं हादसे में? मुझे मालूम नहीं है, लेकिन हो सकता है, नहीं भी हो सकता, इसकी मैं तहकीक करूँगा। लेकिन ये जो आपने बात बताई है, मुझे पहली दफ़ा इसका इल्म हुआ है। मैं 2 बातें और आपको बता देता हूँ, चूँकि ऐसी ज़ुबान से अल्फाज निकलते हैं और वो तारीख़ का हिस्सा बनते हैं। लीबिया के अंदर मुर्तज़ा भुट्टो और अल्ताफ़ अब्बासी की मौजूदगी में हसन मशहूद ने कहा, काश मेरे बस में होता तो मैं ज़िया-उल हक को उड़ा देता, और फिर उनको मौका मिला और उन्होंने वही चीज़ की। देखिए, उस पर आपने कहा ना वो डॉक्टर कदीर के लिए भी काम करते थे। डॉक्टर कदीर ने एक दफ़ा मुझे बुलाया था मिलने के लिए। 2 बातें उन्होंने की थी। एक, उन्होंने कहा कि मुझे असलम बेग साहब मिलने आए थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि देखें मेरे पे इल्ज़ाम लगाते हैं, मेरा तो इसमें कोई कसूर नहीं है। तो उन्होंने कहने की कोशिश की कि आप उनके बारे में कुछ ना कहा करें। मैंने कहा ये 12-15 सवाल हैं, ये उनको दे दें, इसका मुझे जवाब दे दें, बात ख़त्म हो जाएगी। और दूसरा, उन्होंने कहा कि मशहूद जो था वो मेरा पायलट था, मेरा जहाज़ उड़ाया करता था, और मैं उसकी मतलब एक किस्म की गवाही देता हूँ कि वो इन्वॉल्व नहीं था इसमें। उन्होंने जनरल असलम बेग ने ऐसे कहा? नहीं, ये डॉक्टर कदीर ने मुझे कहा। ये गवाही उनको क्यों देना पड़ी?
मुझे नहीं मालूम, असलम बेग तो आया था ना उनको मिलने कि भाई एजाजुल हक मेरे खिलाफ बोलता है तो उससे बात करें आप, या कहा होगा उनको तो इसलिए बुलाया। मुर्तज़ा भुट्टो और मशहूद हसन पायलट का दोस्त होना और ये कहना कि मैं अपने भुट्टो का बदला लूँगा जिसके साथ जुल्म किया, जिसको झूठी फांसी और उनका अदालती कत्ल किया गया, तो इससे साबित नहीं होता कि मुर्तज़ा भुट्टो जो थे वो इन्वॉल्व थे इस काम के अंदर? हो सकता है हो, देखे ना मुकाफात अमल ही होता है, फिर वो उसके साथ भी बड़ा बुरा हुआ, हमने खुद बड़ा अफसोस का इजहार किया उस पर। ऐसा नहीं होना चाहिए था। नहीं होना चाहिए। आपको ये जो हादसात हैं, वालिद के हादसात समेत भुट्टो के हादसे, जितनी चीज़ें हुई, कभी ऐसा सोचते हैं कि हमारे मुल्क के हालात कभी नहीं बदलेंगे कि लियाकत अली खान से लेके इमरान खान तक गोलियाँ चली जिसमें आपके वालिद भी विक्टिम बने? इसीलिए मैं इंसिस्ट कर रहा था उस वक्त बार बार, जिसकी वजह से हमें पॉलिटिकल नुकसान हुआ, जिसकी वजह से अदारों ने हमें उस वक्त सियासत को टेक ओवर करने का मौका नहीं दिया, मना करते रहे मेरी वालदा को, हमें, लंबी स्टोरी है। उसकी यही वजह थी कि मैंने कहा कि अगर आज इसकी तहकीक नहीं करेंगे तो आने वाले वक्त में ये बहुत से लोगों के साथ होगा तो फिर आप पछताएंगे, और वो हुआ। उसके बाद आप देख लें, मैंने गुलाम इसहाक साहब को भी ये मैंने कहा था। उसके बाद मुशर्रफ पे हमला हुआ, बेनज़ीर पे हुआ, शौकत अजीज़ पर हमला हुआ। बेनज़ीर तो बेचारी उस हादसे में उनकी जान चली गई, और फिर अब इमरान खान पे हमला हुआ। तो ये वजह यही है कि ना तो किसी कमीशन की रिपोर्ट सामने आती है, ना किसी तहकीक की रिपोर्ट सामने। इवन FIR तक नहीं होती। FIR हुई थी नामालूम। इतने बेहतरीन ISI के चीफ जनरल हमीद गुल मरहूम उस वक्त के, कभी उन्होंने आपको बुलाया, भाई आओ मेरे पास तो हम कुछ आपका भी बयान लें और आपको हकायक बताएं? जितने हकायक हमें पता थे उसका वो उन्होंने जवाब नहीं दिया था। जनरल हमीद गुल तमाम राज लेके दुनिया से चले गए आपके अब्बा के हवाले से। अब मुझे पता नहीं उनको कितना मालूम था, लेकिन कुछ सवालात ISI से रिलेटेड थे, क्योंकि एक शख्स उनकी तहवील में था जब ये हादसा हुआ, और बाद में जब उसको उस हादसे की फ़िल्म दिखाई गई, क्योंकि वो अंडरग्राउंड रखा हुआ था, उसे बाहर की दुनिया का नहीं पता था। जब फ़िल्म दिखाई गई तो उसने ऊंचा रो कर चीखना शुरू कर दिया कि मुझे नहीं मालूम था कि ये, गाली देकर उसने कहा कि जो चीज़ मेरे से मंगवाई थी ये इसलिए इस्तेमाल करें। उस बंदे ने इतराफ़ किया वीडियो में कि ये जो फास्फोरस मंगवाया गया था ये इनके खिलाफ इस्तेमाल। फास्फोरस नहीं, गैस। वो मुझे नहीं पता था कि ये ऐसे इस्तेमाल होगी, क्योंकि उसके मुंह बोले वालिद, उसके जिन्होंने उसको अडॉप्ट किया हुआ था, जिन्होंने उसकी पढ़ाई करवाई, एयरफोर्स में उसको करवाया, जनरल अवान, वो भी उसी हादसे में शहीद हुए थे, इसलिए उसको गुस्सा है। जनरल ज़ियाउल हक बतौर सदर पाकिस्तान, बतौर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सरबराह होते हुए उनके दौरे हुकूमत में अगर भुट्टो साहब को फांसी ना होती तो क्या आपके वालिद साहब के साथ ये हादसा पेश आता? वो तो अपना मामलात होते हैं। फांसी जो हुई है वो तो एक केस में, जब जनरल साहब ब्रिगेडियर थे, वो केस तब रजिस्टर हुआ। अच्छा। हाँ, अहमद रज़ा कसूरी साहब के वालिद थे। 26 लोगों का कत्ल उसके बाद हुआ। नज़ीर शहीद हुए, अचकज़ई का भाई शहीद हुआ, कई लोगों को FSF ने मरवाया, जिसका कोई आगे ना मिला ना पीछे मिला। 2 मेंबर कौमी असम्बली के मरवाए गए। 26 लोग थे जो वाइट पेपर के अंदर नाम है सारा। क्या जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने कसूरी साहब के वालिद साहब को मरवाया था? ये दुरुस्त केस था। 101% मरवाया था। मैंने तो नहीं FIR करवाई थी, अहमद रज़ा कसूरी ने करवाई थी। भुट्टो उस वज़ीर आज़म थे, और उसमें लिखा गया था कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो सन ऑफ शाहनवाज भुट्टो सकना अल मुर्तज़ा लड़काना। भुट्टो साहब को दुरुस्त फांसी हुई? मैं दुरुस्त नहीं कहता, मैं कहता हूँ कि उनको कानूनी तौर पर कोर्ट्स के ज़रिए केस चलने के बाद फांसी हुई। पहला जो स्प्लिट डिसीजन था, जब रिव्यू के लिए गए तो यूनानिमस था कि सही है ये, और उसके बाद ये एक जज का बाद में एक बयान, वो जस्टिस था, मुझे नसीम था मेरा ख्याल, नसीम हसन शाह, उसका कहना कि हम पे प्रेशर था। वो उस वक्त उसने कहा जब वो क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन था और उसको हटा रहे थे, बेनज़ीर की हुकूमत थी, तो उसने उनको खुश करने के लिए बयान दे दिया। ठीक। आपके वालिद साहब के दौरे हुकूमत में भुट्टो साहब के ऊपर चावल स्मगल करने का केस बना? ये मुझे नहीं मालूम, मेरा नहीं ख्याल ये। ठीक। पाकिस्तान के अंदर आपको मुबारकबाद देना चाहूँगा कि हमारी आर्मी फ़ौज से सियासत से रिटायर हो गई।
मुबारकबाद कबूल करते हैं? बिल्कुल करते हैं, क्यों नहीं करते। ये फ़ौज देखें, फ़ौज सियासत में क्यों मुदाखलत करती है? फ़ौज सियासत में उस वक्त मुदाखलत करती है कि हमारा जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटेजिक पोजीशन जो है वो ऐसी है कि चंद चीज़ों पे आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। कश्मीर के इशू पे, अपना न्यूक्लियर के इशू पे और अफ़गानिस्तान के इशू पे, ये तीनों हमारी शहरक के करीब है। कश्मीर तो है ही शहरक, न्यूक्लियर हमारी शहरक है डिफेंस के लिए, और अफ़गानिस्तान जो है अगर अमन होगा तो हमारे अमन होगा, वहाँ अमन नहीं होगा तो हमारे यहाँ भी अमन नहीं होगा। आखिरी 2-3 सवाल। इन 3 चीज़ों के अंदर जब सियासतदान मुदाखलत करते हैं तब इस्टेब्लिशमेंट के साथ झगड़ा शुरू होता है और तब फिर फ़ौज को सियासत में घसीटा जाता है। क्या आइंदा मुस्तकबिल में फ़ौज सियासत में मुदाखलत करेगी? ये तो हालात पे डिपेंड करता है ना। अगर आप डिलीवर करेंगे तो कभी भी नहीं करेंगे। क्या फ़ौज को सियासत में मुदाखलत करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल। मैं तो कहता हूँ बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। ये दावत गुनाह सियासत में मुदाखलत करने की फ़ौज को सियासतदान ही देते हैं ना। लाज़मी बात है, हर सियासतदान जो है वो देखते हैं गेट नंबर 4 की तरफ है। 18वीं तरमीम के बाद गेट नंबर 4 वाले दोबारा मार्शल लॉ लगा सकते हैं? 18वीं तरमीम में तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जिसमें मार्शल लॉ नहीं लग सकता। 18वीं तरमीम क्या कहेगी? मार्शल लॉ के लिए कोई लॉ नहीं है, कोई कोई उसूल लॉ नहीं। नहीं। शत्रुघ्न सिन्हा के साथ आपका फैमिली का एक तल्लक है, कैसे तल्लक बना? बहुत अच्छा ताल्लुक है। शत्रुघ्न सिन्हा वो कैसे? मेरी आदमी है? छोटी बहन उन दिनों में इंडियन मूवीज़ देखा करती थी। वो अपने निजी दौरे पे आया हुआ था पीसी पिंडी में, उसने देख लिया, बहुत छोटी थी जब ज़ेन, तो जनरल साहब उसकी किसी मर्ज़ी को टालते नहीं थे। ठीक। तो जब उसने देखा और उसको फ़िल्म याद आई तो उसने पकड़ लिया उसको और उसने कहा मेरे घर चलो। हाँ। और घर ले आई और फिर अब्बू को जाके कहा कि यहीं रहेगा। फिर वो वहीं रहे नेक्सी में, ठीक। उनके बच्चे भी थे साथ। उसके बाद फिर वो मुलाकातें जो है वो होती रहीं। आज भी आपकी बहन जो है वो सोनाक्षी सिन्हा और शत्रुघ्न सिन्हा आपस में मिलते जुलते हैं? उसकी फूफी है, मेरी बहन सोनाक्षी की फूफी है, उसको फुप्पो कहती है। अच्छा, रिश्ते में हकीकी तौर पे? हाँ, वो कहती है मैं, मेरी फूफी है ये, ठीक। क्योंकि उसके वालिद ने उसको अपना बहन बनाया हुआ है। तो कब दोबारा दावत दे रहे हैं शत्रुघ्न सिन्हा और सोनाक्षी सिन्हा को? से ठीक नहीं है मेरे ख्याल में। लास्ट टाइम मेरे बेटे की शादी थी तो तब आए थे, उन्होंने अटेंड की थी। अपने बाप दादा की जो अबा अजदाद थे उनके यहाँ जलंधर कितनी बार गए? मैं नहीं गया। दिल करता है? बहुत दिल करता। शत्रुघ्न सिन्हा क्यों नहीं आपको मंगवाते वहाँ पे और विजिट करवाते? उन्होंने तो बहुत दफ़ा कहा मुझे। मेरी बहन 2 दफ़ा गई है अकेली, उसके पास रही है जाके। ठीक। सियासत के अंदर क्या गोल है? वफाकी वजीर ही बनना है या कुछ सदर पाकिस्तान की भी ख्वाहिश उठी? अब तो मेरे ख्याल में ख्वाहिशात नहीं है, अपने मुल्क को देखना चाहते हैं कि तरक्की करें, और उसके लिए आदमी ज़रूरी नहीं है सियासत में रहते हुए कंट्रीब्यूट करे, आप हर तरह से कर सकते हैं। आपके लहजे में, ज़ुबान से निकले अल्फाज में इतनी शाइस्तगी है, सारी चीज़ें हैं कि आपकी बातों का असर भी होता है और बाकी मुखालफीन भी आपकी बातों को कबूल करते हैं और मिडल मैन बन के चीज़ों को सुलझाते भी हैं। मुस्तकबिल करीब में खान साहब दोबारा इक़्तिदार में आ सकते हैं? कुछ मेरा तो ख्याल है कि कोई अल्लाह के सिवा उनको कोई रोक नहीं सकता इक़्तिदार में आने के लिए। एक पॉपुलर लीडर है, जुलाई और अक्टूबर के इलेक्शंस ने साबित कर दिया कि ही इज़ द विनिंग हॉर्स। एक ज़ात अल्लाह के ऊपर बैठी है जो नहीं रोक सकती, मेरा और आपका ईमान है। एक इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान में है जो रोक सकती है? नहीं रोक सकती। इस्टेब्लिशमेंट कभी नहीं रोकेगी, कभी नहीं रोके। नहीं, जब इलेक्शंस होंगे तो कभी नहीं रोकेगी। 2 ताई अक्सरियत से आएंगे इक़्तिदार? बिल्कुल आए। आप उनके साथ रहेंगे? मैं मतलब उस वक्त हालात देखेंगे कि क्या हालात हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है कि इलेक्शंस होंगे जब वो साफ़ और शफाफ होंगे, ये मैं गारंटी से कह सकता हूँ। ये गारंटी कोई नहीं है कि आप उनके साथ होंगे इलेक्शन? मैं गारंटी से कह सकता हूँ। वो तो देखें ना, उस वक्त देखेंगे क्या बात होती है क्या नहीं होती है। लोग बहुत सी बातें ऐसी कर देते हैं बीच में। तो मैंने आपको कहा ना कि मैं जब बात करता हूँ तो मेरा अपना वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं होता। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके टाइम। थैंक यू सो मच। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।